नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छे बिंदु को लेकर आया हूँ और ये प्रतिष्ठा जी ने प्रश्न भी किया था। प्रतिष्ठा जी, आपका प्रश्न बहुत बेहतरीन था। तो आपके प्रश्न को मैंने ध्यान में रखकर ये वीडियो ही बनाया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को देखने के बाद में चाहे आप हो चाहे कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, उसके मन में संशय खत्म हो जाएगा और स्वतः ही इस वीडियो को देखने के बाद में ये चीज़ तो समझ जाएगा कि ये जो बिंदु है ज्योतिष कैसे बने या ज्योतिष बनने के लिए कौन से योग होने चाहिए, कैसी रेखाएं होने से आदमी ज्योतिष बन पाता है या ज्योतिष जैसी विद्या से धन कमा पाता है। एक होता है कि हम ज्योतिष बन पाते हैं, ज्योतिषी बन पाते हैं, ठीक है ना, या ज्योतिष विद्या से धन कमा पाते हैं। दूसरा होता है कि हमको इंटरेस्ट होता है ज्योतिष पर। जैसे मैं एक ज्योतिषी का काम कर रहा हूँ और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप सीख रहे हैं तो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक पहलू पर हैं, एक पहलू पर मैं हूँ और एक तीसरा भी पहलू होता है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाता है। लेकिन होती ना, कई लोग ज्योतिषी आए चाहे ना आए लेकिन कुछ बोल गए तो वो उनकी बात सही हो जाती है, उनका ब्लेसिंग सही हो जाता है। ये उस लेवल पे भी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कुछ बातें करने की। तो देखिए, मैं योग तो वैसे अगर देखेंगे ना तो एक नहीं अनेक योग होते हैं, सैकड़ों योग होंगे। कहाँ से कहीं कोई रेखा मिली, अगर ऐसे योग पे हम जाते जाएंगे ना तो बहुत सारे कंडीशन निकल जाएंगे। उस योग में अगर जाओगे ना तो राहु भी अपने आप में मायने करेगा, शनि भी मायने करेगा, शुक्र भी मायने करेगा, बुध तो करता ही करता है, गुरु भी करेगा, सूर्य भी करेगा और चंद्रमा, राहु, ये सब सारे ग्रह सम्मिलित हो जाएंगे। कोई ग्रह बचेगा नहीं। केतु भी अपने आप में अध्यात्म का, पराविद्या का कारक है, ठीक है ना। तो सारे ग्रह सम्मिलित हो जाएंगे अगर हम योग बनाने लगे तो मैं इतना सारा योग न बनाऊंगा और न ही मैं कहूँगा कि आप याद करके रखिए। चीज़ें याद करने से याद नहीं होती। देखिए, मैं जो बताऊंगा, मैं आपको वो फंडा बताऊंगा जहाँ से ये सारे योग जनरेट होते हैं। हम मेन साइंस पे बात करेंगे, हम उसके एप्लीकेशन बाद में करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, वीडियो बहुत बारीकी से, धैर्यपूर्वक, आराम से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा जितना मैं इजी वे में लेके जा सकूँ मैं आपको लेके जाऊँगा, अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है, वैसे भी मेरे वीडियोस पे व्यू आते नहीं हैं और ऊपर से प्रतिष्ठा जी, आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न ऐसा है कि ज्योतिषी कैसे बने। आप, बहुत अच्छा लगा कि आपको इंटरेस्ट है ज्योतिष विद्या में, आप सीखना चाहते हैं, आपने प्रश्न किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूं, किंतु बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते वामिश्री जैसी वीडियो में, तो ये बड़ा ही मेरे लिए, चलिए ठीक है, आपके लिए ये सही, अच्छे से कोशिश करते हम आपकी ज्ञान वृद्धि हो सके। तो वीडियो पूरा देखिए, देखने के बाद अगर अच्छा लगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी कंटेंट्स हो, दिमाग में ऐसा कोई बिंदु हो जिसमें आपको चाहिए कि यहाँ पे कुछ चर्चा करें या वीडियो बननी चाहिए, आप कमेंट्स बिंदास कीजिए। मुझे जो भी थोड़ा बहुत 1-2% जो समझ रखता हूँ पामिस्ट्री की, मैं उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेन बिंदु पर। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर या और कोई किसी चैनल को भी फॉलो करते होंगे, करना भी चाहिए। तो देखिए, मैं ये बोलता हूँ, बहुत लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, मंगल को भी इवन, यानी कि अब देखोगे ना तो कोई ग्रह छोड़ते नहीं है, सारे ग्रहों को ज्योतिष का कहीं ना कहीं से कारक बना दिया गया है, ठीक है। ज्योतिषी के हाथ में ये ग्रह तो अच्छे होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की बात करते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं फला व्यक्ति जो है बहुत बड़ा ज्योतिष है, उसका हाथ का हमने फ़ोटो ले लिया, हमने देखा कि उसके सारे ग्रह मजबूत हैं। तो भाई, जो सफल व्यक्ति होगा ना, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसके सारे ग्रह मजबूत होंगे तभी तो वो सफल व्यक्ति है। उसके हाथ में सारे ग्रह अच्छे ही दिखेंगे, पर्वत जो दिखेंगे वो अच्छी कंडीशन में दिखेंगे, तभी तो वो सफल है,
तभी तो इतना बड़ा मुकाम है, तो आप उसको लेके मत जाइए, ये फंडा नहीं होगा, ठीक है। ये सब बोलना गलत है और ये अधूरापन है, इसको इस तरीके से नहीं देखना है। उन सारे अच्छे पर्वतों में उसको कौन से पर्वत ने या कौन कौन से पर्वत ने उनको उस फील्ड में ढकेला जिस फील्ड में वो गए, और वहाँ से उनको नाम शोहरत दौलत जो दिया वो किस ग्रह ने दिया, वो मैटर करता है। तो देखिए, मैं लोगों की बातों से या दूसरे लोगों की बातों से एग्री नहीं करता। मुझे मेरा जो मानना है ऐसा है, सबसे पहले परम कारक बनता है कोई भी विद्या के, हम बात करते हैं ना, संतान विद्या और बुद्धि के कारक, धन के कारक गुरुदेव बृहस्पति। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले चीज़ ध्यान देना है इसमें, इस पे ही बहुत सारी गुणा भाग बृहस्पति पर है। तो मैं पहले आपको जो कारक पर्वत हैं उनको पहले नाम बता दूं, फिर जो गुणा भाग बृहस्पति पे सबसे ज़्यादा है उसको समझाऊंगा। बहुत आराम से देखना, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदे का वीडियो होगा अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो, ठीक है। पहला बृहस्पति, दूसरा बुध, क्योंकि आपकी ज्ञान को सुनने वाला, आप कंसल्टेंट बनेंगे ना। ज्योतिष मतलब क्या है? कंसल्टेंट है। आप किसी को हील करने वाला चीज़ है ना, किसी को आप अपनी वाणी से हील करते हैं, उसके प्रॉब्लम को सुन के उसका उपाय करने की कोशिश। एक डॉक्टर ही तो हैं आप, अगर आप ज्योतिष हैं तो एक डॉक्टर है ना, मनोचिकित्सक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है आप। तो यहाँ पे जब बात आएगी वाणी से संबंधित, अपने ज्ञान को, ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को वाणी की धारा में बहाकर, ठीक है, दूसरे को ठीक करने या हील करने वाली काम आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुद्ध का इम्पोर्टेंट होना, और बुद्ध कैसा, आपकी वाणी कैसी, बड़ी ही परिमार्जित, बड़ी ही बहुत कहा जाए एकदम पिरो कर, शब्दों को पिरो कर बोलना, ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल सटीक, ताकि वो व्यक्ति सुनना क्या चाहता है वैसा ही आप शब्द बोल रहे हैं, उसको व्यक्ति के स्वभाव को समझकर। तो उसके लिए बुद्धि की चातुरता और वाणी की कुशलता बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पहला गुरु, क्योंकि ज्ञान पहला, वाणी अच्छी है वाली ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। इसलिए पहला गुरु, फिर बुद्ध। अब हमने देखा कि हमारे पास गुरु अच्छा हो गया, हमारे पास में वाणी अच्छी हो गई, ज्ञान अच्छा हो गया। अब हमारे पास में तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट क्या बचता है, हमारे पास में कल्पना करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे पास में इस जो ज्ञान है, ये जो अध्यात्म है, ज्योतिष क्या है, अध्यात्म की शाखा है। तो इस अध्यात्म में हमको डूबने के लिए, इस शास्त्र में घुसने के लिए, इसको शास्त्रीय ज्ञान को लेने के लिए हमारे अंदर में मनन शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, इन सारी शक्ति का होना इम्पोर्टेंट है। तभी हम जाके उसकी गहराइयों पर डूब सकते हैं। उसकी जो एक ही रेखा 10 चीज़ों को बताती है ना, तो हम 10 जगह उसकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमको कल्पना शक्ति का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चंद्र, ठीक है। तो देखो ये 3 जो बताया ना मैंने, ये 3 मुख्य कारक हैं, 3 ही ग्रह हैं मुख्य कारक। इसके बाद में जो चौथा नंबर दिया गया है ना, वो शुक्र को दिया गया है। लेकिन कारक मेन कहा जाए तो 3 है, 3 आप मेन कारक हैं। अब शुक्र को क्यों दिया गया है? शुक्र क्या है? शुक्र आपके अंदर में आकर्षण है, ठीक है। आकर्षण कैसा आकर्षण? अब यहाँ पे इस आकर्षण का क्या मीनिंग निकलता है? आपकी वाणी पे, आपके ज्ञान पे, आपके चिंतन मनन की क्षमता पे, तो जो एक व्यक्तित्व, जो ऑरा क्रिएट होगा आपका सराउंडिंग में, वो ऑरा दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता शुक्र बनाता है। इसीलिए अगर आपका शुक्र अच्छा है, इन सारे, अब देखो यहाँ पे क्या निकलता है, गौर से देखना। यहाँ पे 4 मीनार बना, ठीक है, आपके हथेली के चारों कोने पे एक एक मीनार खड़ा हो गया। कहने का मतलब चारों जो मीनार है ना आपके अच्छे होने चाहिए, तब भवन शानदार बनेगी आपकी, ज्योतिष का भवन। अब ये जो चारों पर्वत है ना, ये आपके अच्छे उभरे होने चाहिए। इन चारों पर्वतों में उभार अच्छा होना चाहिए। यहाँ से ये रिजल्ट निकला। अब इनमें से ये शुक्र में थोड़ा सा अगर उभार में कोई दिक्कत आता है या इस पर्वत में परेशानी आती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फेम ना मिले, बहुत बड़ा आपका जो अभी फेम की बात आती है ना, बोलते प्रसिद्धि की बात आती है, हम सूर्य को देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, योग की बात आएगी तो हम देखेंगे, उस पर योग बता दूंगा मैं 2-4 ठो में भी।
लेकिन असली फेम आपको मिलना है शुक्र से। जैसे आप यूट्यूब पर जाते हैं, कोई मीडिया पर जाते हैं, किसी नेट इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आप फेमस नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए शुक्र का भी ज़रूरी है। तो अगर शुक्र मान लो ये 3 अच्छे हैं लेकिन शुक्र ख़राब है तो भी प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप अच्छे ज्योतिष बनोगे, तो भी अच्छे ज्योतिष बनोगे। लेकिन अगर ये ख़राब है तो अच्छा है तो फिर और भी ज़्यादा गुण में बेहतरी हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखो, अभी तक मैंने कहा 4 कॉलम खड़े कर दिए मैंने, घर की संरचना अब चालू हो गई है, ठीक है। अब ध्यान देते रहना। अभी ये 80% लोगों के हाथ में ऐसा मिलता ही होगा जनरली, जिसके सारे पर्वत अच्छे हैं। जो भी थोड़ा सफल टाइप का व्यक्ति है ना, थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा है लाइफ में, उसके चारों पर्वत अच्छे मिलेंगे आपको। हर ये कोई बड़ा बात नहीं है। जो भी अच्छा कर रहा है, जो भी मतलब अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी इवन ऐसा है कोई व्यक्ति, तो उसके चारों पर्वत अच्छे उसके हाथ में मिल जाते हैं। कोई ये बड़ा ऐसा नहीं कि कोई 30 मार्का वाला ही होगा, ऐसा नहीं, सबको यहाँ पे मिलता है ऐसा। अब क्या तो सबको ज्योतिष बन जाना चाहिए फिर तो मेरे हिसाब से जो मैं फंडा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा अभी घर का नींव खड़ा हुआ है, अब इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ये क्या बताता है, ये चारों ग्रह अगर आपके मजबूत हैं तो ये आपको इंटरेस्ट पैदा करता है किस में, ज्योतिष में, पराविद्या में, रहस्यमय विद्या में, आपको आध्यात्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट को ये बताता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसको समझना है। अब धीरे धीरे हमें इसमें ऐड ऑन करते जाते हैं सिचुएशन। देखो सबसे पहले जो छोटे छोटे रोल हैं जिसके, उसको मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर मेजर रोल पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे छोटे रोल, अब मैंने कहा शुक्र पे ऑलरेडी मैंने कहा कि इसका रोल बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप में अच्छा है। तो शुक्र का अगर ये रेखा यानी कि जीवन रेखा आपकी पूर्ण रूप से गोलाई पर है तो अति श्रेष्ठ, ठीक है। और उभार है तो और भी अच्छी बात है। और इस पे कोई तिल दाग धब्बा नहीं होना चाहिए तो और भी अच्छी बात है। तो फिर ये आपको बहुत अच्छा फेम मिल सकता है अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पर, या फिर मतलब अट्रैक्शन लोगों का आपको अच्छा मिलेगा, ठीक। दूसरा चीज़ चंद्रमा पर, तो यहाँ पे ध्यान देना है, चंद्रमा जितना ज़्यादा ये गोलाई पे होगा, ये सेक्शन अलग से निकला होता है बहुत लोग के हाथ पे, आप देखे होंगे ऐसा गोलाई निकला होगा और चंद्रमा का पर्वत उभार होगा, बस इतना ही चाहिए इस योग के लिए। चंद्रमा में गोलाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा उभार होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर उभार है लेकिन गोलाई नहीं है, फ्लैट है, जैसे इस चित्र में है वैसा फ्लैट है लेकिन उभार तो है, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन हाँ, अब फिर आप बहुत बड़े जो मैं हाई फाई लेवल की बात कर रहा हूँ ना, कि आपकी वाणी में ऐसा सेंस जनरेट होगा कि इंट्यूशन जनरेट होगा, ऐसी कल्पना कर लेंगे आप लोगों की पर्सनालिटी देखकर, उसके हाव भाव को, उसके ऑरा को पढ़ कर कि आप जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा, तो उस चीज़ में कमी आने लगेगी। तो इसका गोलाई हो और उभार हो उत्तम। तो ये 1+1 अभी ये 2 हो गया, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, एक गोल होनी चाहिए, उभार होना चाहिए, चंद्रमा पे ऐसी होनी चाहिए, उभार होना चाहिए, ठीक है ना। अब तीसरा जो रोल है, अब क्या रोल है बुध का। बुध में देखिए, अब मैं अच्छे ज्योतिष बनने की बात कर रहा हूँ, अगर ये जैसे जैसे मैं पोजीशन बताते जा रहा हूँ ना, वैसा वैसा आपके हाथ में है, तब समझो कि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट होना, फिर ज्योतिष बनना, फिर अच्छा ज्योतिष बनना, और एक होता है नामी ज्योतिष बनना। ये सारे जो पड़ाव है ना उसको पार करते जा रहे हैं आप। पहला, अगर चारों पर्वत अच्छा है, आपको इंटरेस्ट होगा ज्योतिष में, ठीक। उसके बाद शुक्र अच्छा है, चंद्रमा ऐसा, ये ऐसा जैसे मैंने बताया, ये दोनों अच्छा है, तो आप ज्योतिष में इंटरेस्ट के साथ साथ में आप उसको सीखने की ललक पैदा कर हो सकता है आपके अंदर में, आप सीखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बुध पे आते हैं। पहला चीज़, ये सूर्य की उंगली का ऊपर वाला फैलेंज है, इसके कम से कम बराबर हो बुध की उंगली या इससे ऊपर हो, पहला कंडीशन, ठीक है। बुध के लिए बुध कैसा होना चाहिए, तो बुध ऐसा होना चाहिए। पर्वत तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, उभार होना चाहिए। उसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। उंगली इतनी लंबी होनी चाहिए कि फर्स्ट फैलेंज तक आए या उससे ऊपर हो, उससे ऊपर हो तो और अच्छी बात है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बुध की उंगली बेंड नहीं होनी चाहिए, चाहे सूर्य के साइड बेंड हो। देखो इसमें एक दो मत वाली बात आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये बुध की उंगली बहिर्मुखी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो हल्का बहिर्मुखी होता है वो अच्छा बात है,
एक होता है बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भाग रहा है, वो ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं भागना चाहिए। एक होता है लास्ट टिप में जाके सूर्य के साइड में मुड़ता है, कई लोग का उंगली ऊपर में टेढ़ा होता है सूर्य के साइड, तो इसके अपने प्लस और माइनस है। मैं इसको ज्योतिष बन सकते हो आप, हाँ, लेकिन धन के प्रति लोभ आपका ज़्यादा होगा। आपकी वाणी हमेशा आकर्षण खोजेगी, आप निस्वार्थ भाव से काम नहीं करेंगे। अपनी वाणी में आप थोड़ा सा बोलते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा डिप्लोमेसी अपनाने लगोगे, अपने आप को स्मार्ट शो करने लगोगे, दूसरे की निंदा कर सकते हो। जिसकी उंगली का जो टिप सूर्य के साइड मुड़ता है ना, ऐसे लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को गुरु अच्छे नहीं मिलते, ठीक है, गुरु अच्छे नहीं मिलते। या ऐसा भी बोल सकते हो कि दूसरे की सलाह में आते हैं ये, और वो सलाह इनके काम नहीं आता, या उस सलाह के कारण से इनको भारी नुकसान हो जाता है, ऐसी स्थिति भी बनती है। तो धन के प्रति लोभ, अपने आकर्षण पे, अपने नाम के प्रति लोभ ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है, वो निस्वार्थ भाव नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब इसको दूसरे एंगल पे भी ले सकते हो, आप क्या सुनना चाहते हो वो ये बोलेगा, बस आपके हाथ में क्या है वो नहीं बोलेगा, आपको खुश करके बताएगा। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग, ठीक है। तो उंगली अगर सीधी है बहुत अच्छी बात है, उंगली लंबी है और भी अच्छी बात है, पर्वत उभार है श्रेष्ठ कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इतना होने से ये आपके अंदर में आपकी वाणी प्रभावशाली बना दी है, आपकी वाणी को परिमार्जित बना दी है, एकदम तोल मोल के बोलने वाली स्थिति बना दी है, और बहुत सही, बिल्कुल सटीक बात बोलने वाला, संयम से सही तरीके से बोलने वाला, ऐसा आपको वक्ता इसने बना दिया। जब इतने सारी स्थिति हो गई, उंगली लंबी हो गई, पर्वत अच्छा हो गया, तो ये स्थिति बन गई, सीधी हो गई, तो ठीक है ना। अब यहाँ पे चिन्हों के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, पहले हम ये कंडीशन जो पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो गुरु पे, अब इसने वाणी तो दे दिया, वाणी तो शानदार हो गई, अच्छा बोलना सीख गए आप, कैसे बोलना है समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये अब ये दोनों चीज़, ये तीनों चीज़ सीखने के बाद में आपको पता चल गया कि अपना ऑरा कैसे क्रिएट करना है, कैसे लोगों को प्रभावित करना है, कैसे अपना फेम बढ़ाना है अपनी वाणी करके, ये तो आपने सीख गया। लेकिन ये जो खाली शब्द की माया नहीं चलेगी ना जब तक ज्ञान ना हो। अब ज्ञान क्या देखते हैं, देखिए पहला चीज़ तो मैंने पहले ही मीनार खड़ा किया था तो बताया था भाई कि इसको पर्वत अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर आपकी ये उंगली, ये जो सूर्य की उंगली से लंबी है, सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली लंबी है, सबसे बेहतर योग, ये फिर ये योग में अति श्रेष्ठ हो गया आप, फिर तो आप बहुत नामी आचार्य, पंडित, ज्योतिष आचार्य बनेंगे आप, अगर ऐसा है तो, ठीक है। ये जो सारे कंडीशन हैं, और गुरु की उंगली जो बता रहा हूँ लंबी है तो बेस्ट है। अगर लंबी नहीं है कोई बात नहीं, तो भी अच्छी है, आगे सुनते हैं, ठीक है। गुरु पर ये जो चीज़ें हम समझे यहाँ तक सब चीज़ ओके कंडीशन है कि चलो ठीक है, उंगली लंबी नहीं है, नॉर्मल है तो भी चलेगी, लेकिन लंबी है तब तो अति श्रेष्ठ है, ठीक है ना। अब कुछ चिन्हों पर ध्यान देना, क्योंकि कोई चीज़ जब आदमी बेहतर से बेहतरीन बनता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अब वो लॉजिक पे आते हैं। आपको मैंने कहा है बहुत पहले कि त्रिभुज का चिन्ह क्या है, हमेशा विशिष्टता को बताता है, विशिष्ट बनाता है आपको, ठीक है। कोई भी एक चीज़ में अपने जो भी कारकत्व होते हैं उस ग्रह के, उस ग्रह के कारकत्व के किसी भी एक बिंदु पर या सर्वत्र बिंदुओं पर आपको विशिष्ट बना देता है। कौन? त्रिकोण, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि सारे चारों मीनार अच्छे हैं, उंगली लंबी है बुध की, चंद्रमा गोलाई लेके चल रहा है, शुक्र की रेखा यानी जीवन रेखा आपकी गोलाई पे लेके चल रही है, चंद्रमा का ये जो हिस्सा है ये भी बहिर्मुखी निकला हुआ है, और पर्वत सारे अच्छे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में भी बुध पर्वत पर सुंदर सा त्रिभुज, गुरु के पर्वत पर सुंदर सा त्रिभुज अगर आपके हाथ में बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाणी आपकी बहुत स्पेसिफिक होगी, बहुत विशिष्ट वक्ता होंगे आप, ठीक है। और वैसे ही ज्ञान भी आपका
अब ज्योतिष के फील्ड में ज्ञान है आपका, तो ज़बरदस्त तरीके से ज्योतिषी का ज्ञान होगा आपको। आपकी ज्ञान जो है ना विशिष्ट होगी, बाकी लोगों से अलग होगी, बहुत अच्छे जानकार होंगे आप, ठीक है। और उतनी ही अच्छी आपकी वाणी, उतनी ही अच्छी प्रभावशाली वाणी है आपकी। तो ये स्थिति आपको बेहतर से बेहतरीन बना देगी, ठीक है। अब कई लोग होंगे कि नहीं मेरे तो त्रिभुज नहीं है, तो त्रिभुज या फिर त्रिभुज से ऊपर का चिन्ह। अब त्रिभुज से ऊपर का चिन्ह मतलब शुभ चिन्ह क्या करते हैं, वो पर्वत में गुणों में बेहतरी करते हैं। बहुत लोग धोखा होता है कि मेरे में झंडा है, मेरे में मंदिर है, मेरे में ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं, वो शुभ चिन्ह नहीं है, ठीक है। वो आपको गुण बढ़ाएंगे। अभी त्रिभुज से ऊपर का जैसे मछली है आपके हाथ में, अगर बुध और गुरु पर मछली है, गुरु पर मछली है, बुध पर त्रिकोण है, तो भी अच्छी बात है। मछली है, शंख है, कमल है, झंडा है, ध्वज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मंदिर का चिन्ह बना हुआ है, या फिर ऐसा कोई भी चिन्ह जैसे कि स्टार का चिन्ह बन गया। अभी देखो इस पर एक और बात आएगी। स्टार का चिन्ह, बुध का पर्वत अच्छा है और उस पर भी स्टार चिन्ह है, और इधर पे त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है। चलो अब क्या होगा, ये तो विशिष्ट है ज्ञान में। अब यहाँ पे स्टार बुध पे स्टार होना मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति कुछ खोज करता बनता है, कुछ नया चीज़ खोजता है, ठीक है। अपनी जो भी फील्ड होता है ना उस पर कुछ नया खोज के निकाल देता है, ये चाहे कोई भी फील्ड हो सकता है। अब ऐसी स्थिति बनी है तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया इसने, इसकी बुद्धि विवेक ने इतना काम किया कि जिसमें ये ज्ञान था ना, उसी ज्ञान वाले फील्ड में कुछ नया नवीनतम लेके आ गया है मार्केट में, कुछ नया रिसर्च कर गया। इसीलिए इसको स्टार होता है तो हम लोग बोलते हैं कोई साइंटिस्ट बनेगा। तो साइंटिस्ट जाके नासा में बने, इसरो में बने, वो साइंटिस्ट ही नहीं, साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक मैकेनिक भी हो सकता है, जो आप देखते हैं ना न्यूज़ में, मैकेनिक ने कुछ अपना नई इन्वेंशन किया, कुछ बाइक बना दिया कि तो कुछ और बना दिया। वैसे ही उनके यहाँ पे भी स्टार हो सकता है, अपने फील्ड में उन्होंने नया किया कुछ, है ना। तो ये ज्योतिष के फील्ड में आप हैं तो इसमें कुछ नया कर गए, कुछ अच्छा नया उभार कर ले आए आप, ऐसी चीज़ हो सकती है आपके साथ में, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो इसी में, अभी तक मैंने बताया ना आपको, एक ज्योतिष पे इंटरेस्ट बताया, ठीक है। ये अच्छी थी, बुध के साथ में चंद्रमा और ये शुक्र जोड़े, हमने कहा आपने सीख गया, वाणी अच्छी हो गई और ज्ञान भी अच्छा मिल गया, तो आप ज्योतिष बन गए। या फिर बोलो कि आप ज्योतिषी का सीखने की कोशिश करने लगे, और फिर जब शुभ चिन्ह बनने लगे यहाँ पे, तो आपने ज्योतिष बन भी गए, फिर आप ज्योतिष बन भी गए, आपने ज्योतिष सीख गए। अब बेहतर से बेहतरीन वाली बात आती है ना, वो कैसे होती है देखो। अब तक आप बेहतर ज्योतिष थे, त्रिभुज भुज बन गया तो बेहतर ज्योतिष थे आप, अभी बेहतरीन कैसे बनेंगे। अगर आपको ऐसा मिले, देखिए मैं कुछ रेखाएं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे योग के बारे में जो बात कर रहे थे ना, उस योगों को समझिए पहले। यहाँ पे खड़ी लकीरें हैं बुध पर, ज्ञानी बनाती हैं आपको, आपको बिजनेस मार्केटिंग का सेंस बताती हैं, आपको आपकी वाणी को डिप्लोमेट मतलब एक प्रभाव बोलते हैं ना, जो मैं तोल मोल के बोलने वाली स्थिति, वो स्थिति बनाती है आपको, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपकी बाल में भाग्य रेखा है, चंद्रमा से निकले या कहीं से भी निकले, यहाँ से एक शाखा जाके गुरु पर गई, इसका क्या मतलब हुआ, ये ज्ञान है गुरु और ये आपका कर्म है, ठीक है ना। तो इसका जो कर्म होगा वो ज्ञान से संबंधित कर्म होगा, यानी अपने ज्ञान से अपना कर्म करेगा, या फिर कुछ आध्यात्मिक कर्म कर सकता है, कुछ जैसे NGO से जुड़ सकता है, ठीक है, कुछ मठाधीश वगैरह हो सकता है, मंदिर से वगैरह, कुछ भी ऐसे धार्मिक कार्यों से जुड़कर धन कमाने वाली स्थिति बना रही है। तो ज्योतिष भी क्या है, धार्मिक कार्य है, तो धार्मिक कार्य से जुड़कर धन कमा सकता है, यहाँ पे ये योग बन रहा है। तो अब ये धन कमा सकता है, हम यहाँ पे समझे हैं, या धन कमाएगा ऐसा समझ गए। अब यहाँ से एक बुध की रेखा आई और ये भाग्य रेखा में जुड़ गई, और इसी के साथ में एक सूर्य रेखा भी आकर बुध पे जुड़ गई। अब क्या मिल रहा है, अपनी वाणी को कर्म, अपने इस कर्म में अपनी वाणी का भरपूर इस्तेमाल करके, अपनी विद्या और वाणी का भरपूर इस्तेमाल करके कार्य करेगा, और फिर यहाँ से यश की प्राप्ति करेगा। ये कहानी बन गई यहाँ पे। अगर ये योग बना है आपके हाथ में, तो बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हो, ठीक है। ऐसा बोलना सही है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज़ तो समझाने के लिए मैं योग लास्ट में बताया हूँ। अभी देखो ये योग बना,
ठीक है। ये बहुत, अब देखो मैं दूसरे एंगल पे, अभी ज्योतिष बताया था मैं, अब इसको चेंज करता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है। बुध बिजनेस का कारक है, ये कर्म का कारक है, तो कर्म ये व्यापार के कर्म में जाएगा, और व्यापार के कर्म में जाके बहुत ये गुरु पर जाता है जब भी, तो हम क्या बोलते हैं, नेतृत्व की क्षमता, या कुछ जिस भी फील्ड में रहेगा बड़े फील्ड में कार्य करता है ना, लीडरशिप का कारक। तो मैं इसको अब चेंज करता हूँ, देखो इसी रेखा को सेंस कैसे बदलता है। जो भी लाइफ में ये करेगा बड़े स्तर में करेगा, और ये बिजनेस का काम करेगा, क्योंकि इसकी कर्म की रेखा में बुध की रेखा का समावेश है, तो बिजनेस को अपना कर्म बनाएगा और वहाँ से ये नाम कमाएगा। तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का भी हाथ तो हो सकता है। फिर मैं इसको ज्योतिष ही क्यों बोलूँ, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। योग के पीछे नहीं जाना है, योग के पीछे जाएंगे पूरी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अभी आपको यहाँ दे ये ज्योतिष कैसे बनेगा, अगर इसका चंद्रमा बहुत निकला हुआ है, चंद्रमा उभार है, शुक्र की रेखा एकदम गोल चल रही है, शुक्र पे उभार है, गुरु एकदम बढ़िया उभरा हुआ है, गुरु का पर्वत, ठीक है, गुरु की उंगली लंबी है, अगर बुध की उंगली यहाँ फर्स्ट फ्लैंज तक पहुँच रही है, और बुध पर कम से कम एक ट्रायंगल बनता होना चाहिए, ऐसी स्थिति बन रही है, अब बोल सकते हो आप ये बंदा ज्योतिष बन सकता है, या ज्योतिष होगा, या इसके ज्योतिष नहीं भी है तो इसकी वाणी में वो पावर होगा कि ये जो बोलेगा वो घटित हो जाएगा। या अगर ये बिजनेसमैन भी है तो इसको आने वाले समय कोई अंदर में इंट्यूशन इसको मिलता है, और ये किसी दूसरे को कुछ भी बोलता है वो चीज़ हो जाता है, ये शक्ति इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फंडे को समझोगे तो आप सबको समझोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें। अब जो मैं बता रहा था, अभी तक आप ज्योतिष बनाया आपको मैंने, और आप अच्छे ज्योतिष बन भी गए। अब देखते हैं कि जब जो कीरो का नाम सुने हैं आप, हस्तरेखा में बहुत नाम कमाया है उसने। देखो बहुत विडम्बना की बात है, मैं इस चीज़ को जब भी डिस्कस करता हूँ, दिमाग में जब भी ये बात आती है बड़ा अफसोस होता है मुझे। कीरो को हम बोलते हैं कि आज तक की इतिहास में उससे बड़ा हस्तरेखा का कोई ज्ञाता नहीं। अब बताइए, वो आके काशी में हमारे ही भारतीय पंडितों से शिक्षा लिया, यहाँ आके सीखा, और अंधों के बीच काना राजा बना, जहाँ अंग्रेज को कोई समझ नहीं कि रेखाएं क्या होती, उनके जाग करके अपने ज्ञान को प्रचार किया, लोग उसकी बातों को मानने लगे, हाईलाइट कर दिया। बाहरी कंट्री अमीर है वहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे 50 रुपया कोई पंडित मांगे तो नहीं देते हैं। तो ये जी स्थिति बनी, आज वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट भाई नाम से गिनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर काबिलियत नहीं थी, काबिलियत थी, क्योंकि उसकी हस्त की रेखाओं में वो चीज़ है, ठीक है। अब देखो क्या है, बाकी सारा चीज़ तो मैं जो एक ज्योतिष के लिए बताया। अगर आपके हाथ में ये रेखा है, ध्यान देना, ये रेखा है और मजबूत स्थिति में होनी चाहिए, बीच में कटनी फटनी नहीं चाहिए, अगर कट रही है तो फिर बेकार है, ठीक है। ये रेखा होनी चाहिए, ये रेखा है, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, कोई भी शुभ चिन्ह या ट्रायंगल, कम से कम ट्रायंगल तो होना चाहिए, या कोई भी शुभ चिन्ह बना हुआ है, गुरु वाला बना हुआ है, अगर ट्रायंगल नहीं कोई बात नहीं, गुरु वाला डबल बना हुआ है तो भी ठीक है, ठीक है। जीवन रेखा गोल है, और ऐसी मिनिमम ये रेखा तो होनी चाहिए जो अभी मैंने बनाया इसको, ठीक है। ये रेखा है, इसका क्या मतलब है इस रेखा का, इसको ये बुध और चंद्र को जोड़ने वाली रेखा है, इसको सरस्वती रेखा भी बोलते हैं बहुत लोग। सरस्वती रेखा क्यों बोलते हैं, अब बोलते हैं ना कि आपके मुंह में सरस्वती है, भाई आप जो बोलते हो जाता है, तो यही है। केवल इस रेखा ने कीरो को ऐसा बना दिया, कीरो के अंदर में भले उतना काबिलियत हो या ना हो, मैं निंदा नहीं करता, ठीक है। जिसने उसको सिखाया उससे उसके पास ज़्यादा काबिलियत होगा, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी इसने दुनिया में नाम कमाया, कारण बस इतना ही है कि बंदे के पास में ये रेखा है, और बहुत मजबूत स्थिति में रेखा है। आप कीरो का हाथ देख सकते हैं, आप नेट पे मिल जाएगा आपको, ये रेखा है उसके हाथ में, ये सरस्वती रेखा है उसके हाथ में। तो वो बंदा बिना किसी के हाथ देखे भी उसकी ऑरा को ही पास में महसूस करके बोल देता था कि नहीं आज आपको फांसी नहीं होगी। आपने सुना होगा कहानी कीरो का, कीरो ने बोला एक बंदे को फांसी होने वाली थी, कीरो ने कहा कि नहीं आज आपको फांसी नहीं होगी, आप बच जाएंगे। अब बताइए बिना उसका हाथ वाथ देखे उसने ये सब चीज़ें कह दी, और हाथ देख के भी वो उसने ये चीज़ कैसे कह दिया, और इतना कॉन्फिडेंस होके कह दिया, और बंदा वाकई में उसको फांसी नहीं हुआ। ये जुबान पे सरस्वती है।
हम कुंभकर्ण की कहानी सुनते हैं, उसने इंद्रासन मांगते मांगते निद्रासन मांग लिया, वो सरस्वती तो आ गई थी उसकी वाणी पर, बस वही है। ठीक है, तो ये रेखा अगर है तो आप बेहतर नहीं बेहतरीन है, फिर उच्च कोटि के, जिसका कोई जवाब नहीं। फिर आप जो बोलेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। ये आपको विशिष्ट बनाता है। अगर किसी भी ज्योतिष के हाथ में ये उंगली लंबी है, पर्वत उभार है, ये उंगली लंबी है, पर्वत उभार है, कुछ अच्छी गुरु वाले बन रहे हों, या कोई शुभ चिन्ह ट्रायंगल मिनिमम हो, या ट्रायंगल से ऊपर का कोई चिन्ह हो तो और भी अच्छा है, जितना ऊपर का चिन्ह होगा उतना अच्छा है। ठीक है, और ये रेखाएं हों, ये सरस्वती रेखा एक अगर है, चंद्रमा आपका बढ़िया से गोलाई लेके चल रहा है इधर पे और उभार ज़्यादा है, शुक्र की रेखा यानी जीवन रेखा गोलाई लेके चल रही है, शुक्र का पर्वत उभार है, कोई भी प्रकार के खराब बिंदु नहीं है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आते हैं कुछ फर्जी ज्योतिष के बारे में। फर्जी ज्योतिष कैसे होते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। देखो, अगर आपके ये मिले ट्रायंगल, शनि पर ट्रायंगल गुण विद्या, गुण रहस्यमय विद्या, परा विद्या का ज्ञाता बनाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिले कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसा टूट टूट कर ट्रायंगल बन रहा है ना, टूटी टूटी रेखाओं से अगर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल तो बना है लेकिन टूटी हुई रेखाओं से बना है, और बुध पर 2-3 रेखाएं ऐसी खड़ी हों और उसको एक रेखा काट रही हों, यानी जाल बन रहा हो, 2 रेखाएं काट के जाल बना दी, बुध पर जाल बना है। ध्यान देना, बुध का पर्वत अच्छा है, चारों मीनार अच्छे हैं इसके, तो बुध का पर्वत अच्छा है, उंगली भी ठीक है, लेकिन जाल बना है और ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि ये जालसाजी करेगा। ठीक है, ये जालसाजी करेगा, अपनी वाड़ी पे जालसाजी करेगा। और ये टूटा हुआ ट्रायंगल क्या बताता है? टूटा हुआ ट्रायंगल बताता है ये जो जिनके पास ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी झूठी माया बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, ट्रायंगल विशिष्टता देता है, गुण में रहस्यमय विद्या के तरफ में आपको विशिष्ट बनाता है। तो ये टूटा हुआ ट्रायंगल है ना, तो ये उल्टा डायरेक्शन में विशिष्ट बनाता है। मतलब ऐसे चोर उचक्के फरेब जो होते हैं, धोखेबाज चीटर, उनके हाथ में ऐसा बनता है टूटा हुआ ट्रायंगल, और ऊपर से जाल भी है, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया नेगेटिव सेंस पे, है ना। अगर ये चीज़ है तो अच्छा नहीं है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, सारा चीज़ आपका अच्छा चला गया, सारा चीज़ अच्छा जैसा मैंने योग बताया वैसा है आपके हाथ में। एक चीज़ देखना, ये गुरु पर तिल है, आपके गुरु पर तिल है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? गुरु पर तिल होना मतलब ये अध्यात्म को बताता है। ठीक है, अध्यात्म में आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ये उसको बताता है। जिसका भी गुरु पर्वत पर तिल होगा ना, आप देख लेना, आप सीजनल आपकी भक्ति जो आस्था है ना वो सीजनल होती है। अभी पूजा किया, भगवान के मन में वो एकदम बैठाया, 2-4 दिन एकदम ऐसा पूजा करेगा जैसे पंडित फैल कर देगा, फिर तीसरे दिन 1 हफ्ते के लिए भूल जाएगा, फिर अचानक से उसको याद है कि नहीं है, फिर बैठता भगवान के पास, फिर बैठेगा। ऐसे लोग होते हैं लोग। तो यानी कि अगर तिल है तो आपका फोकस में ये कमी कर रहा है। और जब तक कि आप, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ज्योतिष आध्यात्म की शाखा है, और जब तक अध्यात्म में नहीं जाओगे आपकी वाणी में शुद्धता नहीं आएगी, न ही आपके ज्ञान में शुद्धता आएगी, और न ही आप दूसरे का हीलिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ज्योतिष के लिए इसीलिए गुरु का पर्वत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति भक्तिमय मार्ग पे होना ज़रूरी है, कमिटेड पर्सन होना ज़रूरी है, इसीलिए दया करुणा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, इसीलिए हार्ट लाइन कम से कम गुरु तक होनी चाहिए। ठीक है, तो गुरु पर तिल है तो भी है, आपको बेहतरीन नहीं बनने देगा, कभी भी कभी नहीं बनने देगा। हो सकता है आप अच्छे ज्योतिष कहला जाओ, ठीक है, हो सकता है अच्छे ज्योतिष कहला जाओ, लेकिन आप बहुत अच्छे ज्योतिष नहीं कहलाओगे, फिर भी आपको वो लेवल का सम्मान नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं लेने देगा गुरु आपको। ठीक है, अगर तिल है तो। अब ना जो गुरु पर मैं बात बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। अब ये सार बात है, मैं अभी तक जितना सब आपको बता दिया, फर्जी भी बता दिया, उत्तम भी, बेहतरीन भी बता दिया। ये गुरु की उंगली जो है ना, पहला आपको सारे जो ज्योतिष के कंडीशन में, गुरु सुधी हो तो भी चलेगा, गुरु मुड़ी हो तो भी चलेगा,
ये अच्छा माना जाता है। गुरु का शनि के तरफ में झुकाव देखा जाता है ना, ये बताता है कि आपका कोई भी एक कार्य पर लंबे समय तक टिके रहने की स्थिति को बताता है। यानी कि आपके फोकस कितना है आपका अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति। ये कर्म है और ये ज्ञान है। तो आपका ज्ञान कर्म में कितनी देर तक समाहित रह सकता है, उसका जो फोकस होगा, ठीक है, वो उसको बताता है। ये बहुत लोग, जैसे मैं भी बोलता हूँ, आध्यात्मिकता को बताता है, धार्मिकता को बताता है, मानवतावादी सोच को बताता है, वो सब ठीक है, वो साइड में कर दो। अभी हम आज ज्योतिष के टर्म में समझ रहे हैं, तो उसके टर्म में इसको ये बताता है कि इस जो ज्योतिष की विद्या है, इस विद्या में आप जब तक जिएंगे तब तक विद्यार्थी ही रहेंगे, और उस विद्या में आपका जो रट लगने की स्थिति है, उसके लिए इस उंगली को शनि की तरफ मुड़ना चाहिए। ये अच्छी स्थिति होती है। ऐसे लोग जो भी विद्या है ना, उसमें बड़े मन लगा के करते हैं, मन रमे रहता है, उनका मन का रमना है ये, ठीक है। अब ठीक है, ये अच्छी स्थिति हो गई। अब देखना, ये शनि स्वार्थ है आपका, कर्म है ना, तो शनि स्वार्थ भी है आपका, और ये ज्ञान है। ईश्वर ने देखो कैसा बनाया है, ये स्वार्थ है और ये ज्ञान है, और दोनों को बिल्कुल सीमा पर जोड़ रखा है। इसका क्या मतलब है, अगर आपके हाथ में गुरु और शनि की उंगली का ये जो बोलते हैं ना, आपने बहुत लोग सुने होंगे कि अरे तुम्हारे उंगली के यहाँ पे तो गैप आ रहा है, तुम अभी गरीब हो जाओगे। एकदम सबसे बड़ा भ्रांति है ये, ठीक है। बिल्कुल गरीब नहीं होता, नहीं कोई ऐसा धन खर्च करने की स्थिति बनती है, ऐसा कुछ नहीं, सब मन की भ्रांति है, ठीक है। उसके बारे में कभी मैं बताऊँगा। तो ये गैप बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। अभी बाकी को छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं, हम स्वार्थ और ज्ञान की बात करते हैं। अभी ये दोनों जुड़ा है ना जब, तो आप अपने ज्ञान का उपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर सकते हो। अगर और उंगली है बुद्धि की आपकी झुकी हुई है सूर्य साइड, मैं कहा ना टिप अगर मुड़ा रहता है, तो ऐसे लोग अपने नाम के पीछे धन के लोलुपता रहती है। अब ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति धन लूटने की तरफ में बहुत ध्यान लगाएगा, और सही मायने में अच्छा ज्योतिष तो होगा नहीं, ज्ञान होगा भी तो लूटने की फुल कोशिश करेगा। चाहे आप सेटिस्फाई हो, चाहे आपका प्रेडिक्शन सही आए, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये इस स्थिति को भी बताता है। लेकिन अगर चलो बुद्धि की उंगली सही है, इसकी बुद्धि की उंगली सही है, अब ऐसी स्थिति है तो हाँ, तो ये अच्छा ज्योतिष हो सकता है। लेकिन फिर भी इसका जो ज्ञान है ना, वो अपने स्वार्थ पे ज़्यादा रहेगा। अब स्वार्थ मतलब कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, अपना प्रभुत्व हो सकता है, क्योंकि गुरु लीडरशिप का भी कारक है ना, तो इन सारी चीज़ों पर भी हो सकता है। अब एक होता है एक निष्पक्ष ज्योतिष होना, कि बिल्कुल न्याय पे बात करना, कोई भी प्रकार से किसी भी तरीके से किसी को प्रलोभन में नहीं आना, अपना बुरा कोई नहीं देखना, जो सही है वो सही है वाली बात करना। भले उस बात करने से उसको हानि हो जाए, वो अपनी हानि करा लेगा, वो फेम नहीं मिल पाए ना मिल पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बात करेगा। ऐसी स्थिति है। तो ये जो उंगली है ना, नीचे पे आपको गैप मिलेगा, यानी कि ज्वाइंट से ही ये अलग अलग होंगे दोनों उंगलियां। दोनों की उंगलियों पे आप सीधा अगर हाथ रखें तो गैप आना लगेगा। इसका मतलब है इस व्यक्ति के कर्म में, ज्ञान में कोई स्वार्थ की बीच की स्थिति नहीं है। ये शुद्ध होकर बात करेगा, बड़ा ही कमिटेड बात करेगा। लेकिन ये केवल इतना देख के नहीं बोलना है, ठीक है। ये तो समझ में आया कि ये दोनों के स्वार्थ का, यहाँ पे स्वार्थ का प्रभाव कम है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी स्थिति है और हार्ट लाइन जाके शनि पर ख़त्म हो रही है, तब फिर स्वार्थी होगा, ये, क्योंकि शनि का प्रभाव अभी हार्ट लाइन पे है, उसके व्यक्तित्व पे है, ठीक है ना। भले यहाँ उंगली पे गैप है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे आ गई ना, तो फिर बात वहीं घूम फिर के हो जाएगी। तो इसके लिए गैप हो और हार्ट लाइन कम से कम गुरु तक जाए, ठीक है। हार्ट लाइन गुरु पे जाना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। हार्ट लाइन गुरु पे गया मतलब कमिटेड पर्सन है। ऊपर से ये ऐसी है तो स्वार्थ की स्थिति तो है ही नहीं इसकी, ठीक है। जो भी बोलेगा भाई सही बात बोलेगा, ज्ञान के हिसाब से बोलेगा, जितना पता है उतना बोलेगा, कोई इसको परवाह नहीं आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है। आपने पूछा है तो सही तरीके से बात करेगा। ये इस तरीके की स्थिति को बताता है, ठीक है। तो गुरु की उंगली शनि साइड झुकी हो, अच्छी स्थिति है, लंबी हो, शनि साइड झुकी हो, और इन दोनों के बीच में गैप हो, शनि और गुरु के बीच में, और हार्ट लाइन कम से कम गुरु पर जाए, या गुरु और शनि के बीच में भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन शनि पे जाकर रुकनी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति है, अच्छी स्थिति है, बहुत श्रेष्ठ ज्योतिष बनते हैं ऐसे लोग।
बहुत सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को, भले धन ना मिले चलेगा, हो सकता है धन नहीं मिलेगा, कारण हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बाकी और भी स्थिति को देखना पड़ेगा। हो सकता है धन ना मिले, लेकिन जो सम्मान इनको मिलेगा, जो जो और ये सम्मान की भूखे होते हैं, ऐसे जिनको मैं बताया ना, ऐसे जो लोग देखे हैं ये सम्मान के भूखे होते हैं, इनको धन से मतलब नहीं। तो ये था कुछ ज्योतिष से संबंधित जो गूढ़ रहस्य था। अगर आपने ये वीडियो पूरा तरीके से, जो मैंने पूरी कोशिश की, बहुत जटिल सब्जेक्ट था, मैंने पूरा कोशिश किया था। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस पर चर्चा कर दूँगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आपको कंटेंट्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का समर्थन ज़रूरी है। चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।